सोचिए, एक पल के लिए आप एक मध्यकालीन युद्ध भूमि पर खड़े हैं। चारों तरफ तलवारों की झंझनाहट है, तीरों की बौछार है, और उस धूल भरे मैदान में एक शूरवीर अपनी भारी भरकम ढाल उठाए सामने आता है, जिस पर चमकदार लाल, सफेद और पीले रंगों से एक भव्य राज चिन्ह बना हुआ है। और आप सोचते हैं, वाह, यह कितना सुंदर है। लेकिन दोस्तों, जो आपको नहीं पता वह यह है कि उस ढाल पर लगा वह चमकीला रंग एक धीमा जहर था, जो उस शूरवीर को हर दिन, हर घंटे मारता जा रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें खुद भी इसका अंदाजा नहीं था। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन यूरोप के उस अंधेरे रहस्य की, जिसे इतिहास की किताबों ने अक्सर नजरअंदाज किया है, यानी शूरवीरों की ढालों पर लगाए जाने वाले शीशे से बने जहरीले रंगों की कहानी। ये समझने की कि क्यों इतने होशियार, इतने ताकतवर योद्धा एक ऐसे जहर को अपने हाथों से खुद पर लगाते थे जो उनकी दिमागी हालत बिगाड़ता था, उनकी हड्डियां गलाता था और उनकी उम्र घटाता था। मध्यकालीन यूरोप, यानी लगभग 5वीं सदी से 15वीं सदी तक का वह दौर, जब यूरोप में सामंतवाद अपने चरम पर था, जब राजाओं और सामंतों की सत्ता तलवार की नोक पर टिकी थी, और जब एक शूरवीर का दर्जा समाज में किसी देवता से कम नहीं समझा जाता था। उस दौर में ढाल सिर्फ एक युद्ध का हथियार नहीं थी, वह एक पहचान थी, एक वंश का प्रतीक थी, एक परिवार की इज्जत थी। हेराल्ड्री, यानी वंश चिन्ह विद्या, उस समय की सबसे महत्वपूर्ण कला थी। हर शूरवीर के पास अपना एक खास डिजाइन होता था, जिसे कोट ऑफ आर्म्स कहते थे, और यह डिजाइन उनकी ढाल पर, उनके कपड़ों पर, उनके घोड़े की काठी पर हर जगह लगा होता था। अब सवाल यह उठता है कि उन रंगों के लिए कौन सी सामग्री इस्तेमाल होती थी, और यहीं से शुरू होती है वह खौफनाक कहानी। मध्यकालीन चित्रकार और शस्त्रकार रंग बनाने के लिए जो सबसे आम और सबसे भरोसेमंद सामग्री इस्तेमाल करते थे, वह था लेड व्हाइट, यानी सफेद सीसा, जिसे सेरूस भी कहते थे, और लेड रेड, यानी लाल सीसा, जिसे मिनियम कहते थे। ये रंग इसलिए इतने लोकप्रिय थे क्योंकि ये बेहद चमकदार थे, जल्दी सूखते थे, और सबसे जरूरी, ये धातु पर बेहद मजबूती से चिपकते थे। आज हम जानते हैं कि सीसा एक अत्यंत खतरनाक जहर है, लेकिन मध्यकाल में इसे चमत्कारी धातु माना जाता था। यह सस्ती थी, आसानी से मिलती थी, और इसके गुण अद्भुत लगते थे। रोमन साम्राज्य से विरासत में मिली इस परंपरा में सीसे का इस्तेमाल न सिर्फ रंगों में, बल्कि बर्तनों में, पानी के पाइपों में, यहाँ तक कि शराब को मीठा बनाने में भी होता था। और यही वह गलती थी जो पूरी सभ्यताओं को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही थी। अब सोचिए, एक शूरवीर की दिनचर्या। वह सुबह उठता है, अपनी ढाल उठाता है जिस पर ताजा सीसे का रंग लगा है, उसे हाथों से पकड़ता है, घंटों युद्धाभ्यास करता है, पसीना बहाता है, और उस पसीने के साथ सीसे के सूक्ष्म कण उसकी त्वचा के रोम छिद्रों में समाते जाते हैं। इतना ही नहीं, जब रंग सूखने की प्रक्रिया में होता था तो उससे निकलने वाले धुएं और कण सांस के जरिए सीधे फेफड़ों में पहुंचते थे। रंग लगाने वाले कारीगरों की हालत तो और भी बुरी थी। वे दिन रात इन रंगों के संपर्क में रहते थे, अपने हाथों से रंग मिलाते थे, और अनजाने में धीरे धीरे खुद को जहर देते रहते थे। लेड पॉइजनिंग, यानी सीसे का जहर, शरीर में इस तरह काम करता है। ये खून में मिलकर हड्डियों में जमा होने लगता है, दिमाग की कोशिकाओं पर हमला करता है, और धीरे धीरे तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। शुरुआती लक्षणों में थकान, सिर दर्द और चिड़चिड़ापन होता है, और इन्हें उस जमाने में आसानी से युद्ध की थकान या बुरी आत्माओं का प्रकोप मान लिया जाता था। लंबे समय तक संपर्क में रहने पर याददाश्त कमजोर होने लगती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, पेट में असहनीय दर्द होता है, और अंततः व्यक्ति पागलपन की हालत में पहुंच सकता है। इतिहासकारों ने जब मध्यकालीन शूरवीरों के अवशेषों का अध्ययन किया तो उन्हें उनकी हड्डियों में सीसे की असामान्य रूप से उच्च मात्रा मिली। यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह एक व्यवस्थागत जहर था जो पूरी एक सामाजिक श्रेणी को प्रभावित कर रहा था। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक पहेली है। क्या इससे मध्यकालीन शूरवीरों के व्यवहार पर असर पड़ा?
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जिन शूरवीरों को इतिहास में अचानक उन्मादी, क्रूर या अतार्किक बताया गया है, उनमें से कई शायद लेड पॉइजनिंग के शिकार थे। सोचिए, एक योद्धा जो पहले शांत और बुद्धिमान था, अचानक आक्रामक और अस्थिर हो जाता है। उस दौर में लोग इसे शैतान का असर मानते थे, लेकिन असलियत यह थी कि सीसा उसके दिमाग को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा था। यूरोप में ही नहीं, एशिया और अरब की दुनिया में भी रंगों में धातुओं का इस्तेमाल होता था, लेकिन मध्यकालीन यूरोपीय कवच परंपरा में जिस मात्रा में और जिस प्रकार से सीसे के रंगों का उपयोग होता था, वह अपने आप में अनोखा था। हेराल्ड्री की मांग इतनी थी कि रंग हमेशा चमकदार और टिकाऊ रहे, और सीसे के रंग यही करते थे। इसीलिए इनका इस्तेमाल बढ़ता ही गया। रंग बनाने की प्रक्रिया भी बेहद जटिल थी। सीसे की चादरों को सिरके के वाष्प में रखा जाता था, जिससे वे धीरे धीरे सफेद पाउडर में बदल जाती थीं। इस पाउडर को फिर पीसकर तेल में मिलाया जाता था, और इस तरह बनता था वह चमकीला सफेद रंग जो हर शूरवीर की ढाल की शान थी। लाल रंग के लिए लेड ऑक्साइड को गर्म करके मिनियम बनाया जाता था। यह प्रक्रिया और भी खतरनाक थी, क्योंकि इसमें गर्मी से उठने वाले धुएं कारीगरों के फेफड़ों में सीधे जाते थे। 15वीं और 16वीं सदी में जब पुनर्जागरण का दौर आया और वैज्ञानिक सोच बढ़ने लगी, तब कुछ चिकित्सकों ने नोटिस करना शुरू किया कि रंग बनाने वाले कारीगर असामान्य रूप से जल्दी बीमार पड़ते हैं और जल्दी मरते हैं। लेकिन इसे पेंटर्स कॉलिक यानी चित्रकारों की बीमारी का नाम देने और इसे सीसे से जोड़ने में अभी सदियां बाकी थीं। बर्नार्डिनो रामाज्जिनी, जो कि 17वीं 18वीं सदी के इतालवी चिकित्सक थे और जिन्हें व्यावसायिक चिकित्सा का जनक माना जाता है, उन्होंने पहली बार वैज्ञानिक रूप से यह दर्ज किया कि चित्रकारों में सीसे के कारण स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। लेकिन तब तक हजारों मध्यकालीन शूरवीर और उनके कारीगर इस जहर की भेंट चढ़ चुके थे। अब एक और आयाम पर ध्यान दीजिए। सिर्फ ढालें नहीं, बल्कि पूरे कवच पर रंग लगाया जाता था। कुछ कवचों पर सोने जैसी चमक लाने के लिए जो सुनहरा रंग इस्तेमाल होता था, वह लेड टिन येलो था। यह भी सीसे और टिन का एक यौगिक था। इसके अलावा कवच बनाने और उन्हें चमकाने में जो प्रक्रियाएं होती थीं, उनमें भी कई बार जहरीली धातुएं शामिल होती थीं। और सिर्फ बाहरी संपर्क ही नहीं, कई बार घावों के उपचार में भी सीसे वाले मलहम और दवाइयां इस्तेमाल होती थीं, जो घाव को शायद ऊपर से ठीक करती थी, लेकिन शरीर में जहर और पहुंचाती थी। मध्यकालीन चिकित्सा गैलेन और हिप्पोक्रेट्स की परंपरा पर टिकी थी, जिसमें 4 द्रव्यों के संतुलन की अवधारणा थी, और सीसे को एक ठंडी और भारी धातु मानकर कई बीमारियों में उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह त्रासदी की पराकाष्ठा थी। बीमारी का इलाज उसी चीज से जो बीमारी पैदा कर रही थी। अब थोड़ा रुक कर उन साधारण कारीगरों की बात करते हैं जो इन रंगों को बनाते और लगाते थे। वे शूरवीर तो नहीं थे, उनके पास न ताकत थी न दौलत, लेकिन उनकी तकलीफ शूरवीरों से कहीं ज्यादा थी। श्रेणी व्यवस्था में ये कारीगर निचले दर्जे पर थे। इनका काम था बस बनाते रहो, और जब ये बीमार पड़ते थे तो कोई नहीं पूछता था। इनकी औसत उम्र शायद 40 से भी कम रही होगी। इनके बच्चे जन्म से ही सीसे के संपर्क में आते थे, क्योंकि ये काम घरों में ही होता था, और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये जहर एक परिवार से दूसरे परिवार में, एक गांव से दूसरे गांव में फैलता रहा। अब एक बड़ा सवाल, क्या किसी ने कभी इसके खतरे को भांपा? दरअसल हाँ, कुछ संकेत मिलते हैं। कुछ मध्यकालीन ग्रंथों में यह उल्लेख है कि खदानों में काम करने वाले मजदूरों को सीसे की खदानों के पास ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, और कुछ अरब चिकित्सकों ने, जिनमें इब्न सीना यानी एविसेना प्रमुख हैं, सीसे के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख किया था। लेकिन यह ज्ञान या तो आम लोगों तक नहीं पहुंचा, या फिर व्यावहारिक मजबूरियों के आगे इसे नजरअंदाज किया गया। अब इस पूरी कहानी का सबसे मार्मिक पहलू यह है कि यह सब सिर्फ दिखावे के लिए था, एक ऐसी पहचान के लिए जो दूसरों को प्रभावित करे, एक ऐसी प्रतिष्ठा के लिए जो रणभूमि में दूर से दिखे। उस चमकदार ढाल को देखकर दुश्मन डरे, साथी हिम्मत पाए और राजा खुश हो।
इस सामाजिक दबाव ने एक पूरी पीढ़ी को जहर खिलाया और किसी को पता भी नहीं चला। यह सिर्फ मध्यकालीन शूरवीरों की कहानी नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जो हर दौर में मौजूद रहती है, जहां दिखावा इतना जरूरी हो जाता है कि उसकी कीमत जान देकर भी चुकाई जाती है। 15वीं सदी के बाद जब बारूद और तोपों का युग आया और कवच ढाल की उपयोगिता कम होने लगी, तो धीरे धीरे हेराल्ड्री भी एक रस्म बन गई और उसके साथ साथ शीशे के रंगों का वह भयावह इस्तेमाल भी कम होने लगा। लेकिन रंग उद्योग में शीशे का इस्तेमाल इसके बाद भी सदियों तक जारी रहा। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद जब घरों की दीवारों पर लेड पेंट का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो यही जहर शहरों के बच्चों को भी अपना शिकार बनाने लगा। और 20वीं सदी में जाकर जब वैज्ञानिक शोध ने पुख्ता सबूत दिए, तब कहीं जाकर अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अन्य देशों ने घरेलू पेंट में शीशे पर प्रतिबंध लगाया। तो दोस्तों, उन मध्यकालीन शूरवीरों की वह चमकदार ढाल असल में एक दो-धारी तलवार थी। एक तरफ से दुश्मन के हमले से बचाती थी, दूसरी तरफ से खुद उसी योद्धा को अंदर से तोड़ती जा रही थी। इतिहास के वे जांबाज सिपाही जिन्हें हम किताबों में बहादुरी की मिसाल के रूप में पढ़ते हैं, वे न सिर्फ दुश्मनों की तलवारों से लड़ रहे थे, बल्कि अपनी ही ढाल के जहर से भी। और यह जंग वे हमेशा हारते थे, बस उन्हें इसका पता नहीं था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अज्ञान कभी कभी उतना ही खतरनाक होता है जितना कि कोई दुश्मन, और विज्ञान और जागरूकता ही वह असली ढाल है जो इंसान को सच में सुरक्षित रख सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि इतिहास की और कौन सी ऐसी हैरान कर देने वाली कहानियां आप जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।